मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसला बलिया। बच्चों, पिछले टॉपिक पर हम लोगों ने जो है वैद्युत ऊर्जा और शक्ति के बारे में जाना था। आज हम लोग चलने पढ़ने के लिए प्रतिरोधों के संयोग। सबसे पहले ये जानेंगे कि हम प्रतिरोधों का संयोग क्यों करेंगे। अच्छा, जब किसी परिपथ के भीतर या परिपथ के अंदर हमें धारा अधिक या कम की ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से हम प्रतिरोधों को जोड़ा करते हैं। अगर हम प्रतिरोध ऐसे क्रमों में जोड़ें कि श्रेणी क्रम हो, समांतर क्रम हो या मिश्रित क्रम हो, तो उस स्थिति के अंदर कभी प्रतिरोध अधिक होता है, कभी प्रतिरोध कम होता है, कभी अधिक और कम दोनों की स्थितियां पैदा होती हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे आज प्रतिरोधों का संयोग क्यों करते हैं। प्रतिरोधों का संयोग बच्चा एक लाइन के अंदर हम लोगों के दिमाग में रख लेना चाहिए कि प्रतिरोधों का संयोग किसी परिपथ के भीतर हम धारा को अधिक या कम करने की स्थिति में प्रयोग करते हैं। तो प्रतिरोधों का जो संयोग होता है वो प्रयोगात्मक हम लोग करते हैं। जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो इनके जोड़ने का जो क्रम होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है बच्चा, पहला देखेंगे हम लोग, पहला होता है श्रेणी क्रम। पहला क्रम श्रेणी क्रम, ठीक है ना, इन सीरीज बोलते हैं इसको, इन सीरीज। दूसरा होता है बच्चा समांतर, समांतर या पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम। इसको हम कहते हैं बच्चा इन पैरेलल, यही नीचे लिख देते हैं, इन पैरेलल, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने दूसरा जान लिया। तीसरा होता है कभी धारा अधिक, उसी परिपथ के भीतर किसी के लिए धारा अधिक और किसी के लिए धारा कम की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम नाम देते हैं बच्चा मिश्रित क्रम। कौन सा क्रम? मिश्रित क्रम, ठीक ना। इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो अच्छा, 3 क्रम हम लोग जानेंगे इसके अंदर प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए। श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर और तीसरा होता है मिश्रित क्रम। अच्छा, एक एक क्रम को हम उठाने जा रहे हैं। पहला हम ले चल रहे हैं श्रेणी क्रम, इन सीरीज की बात करेंगे। तो आइए, तो पहले हमने जाना कि प्रतिरोधों को क्यों जोड़ते हैं। तो किसी परिपथ में हमें जो है कभी धारा अधिक चाहिए, कभी कम चाहिए, उसी परिपथ में उसी स्थिति में धारा कम और अधिक की जरूरत पड़ती है, तो प्रतिरोधों का संयोग करते हैं। और प्रतिरोधों को जोड़ने का जो क्रम होता है बच्चा, वो 3 क्रमों से जाना जाता है। पहला मैंने लिखा आपका श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर और तीसरा क्या है? मिश्रित क्रम। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब एक एक क्रम के ऊपर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो पहला क्रम क्या हो गया बच्चा? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जैसे मान लो बच्चा कि 2 या 2 से अधिक, हम फिगर देते हैं पहले आपको, तो समझ में आ जाएगा आपको। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का संयोग बच्चा हम इस प्रकार से करते हैं। इस प्रतिरोध का एक सिरा इससे मैंने जोड़ दिया, ठीक है। यह हो गया ऋण प्लेट और ये हो गया धन प्लेट। एक सिरा को हमने नाम दिया बच्चा ए, इसका नाम दिया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी। चलिए, धन है तो धन से धारा बहेगी इधर, धारा। बच्चा, इस श्रेणी क्रम के अंतर्गत धारा जो है समान होता है, ये हमको ध्यान में रखना होता है। धारा बहने वाली मान क्या होती है? समान होती है। विचार कीजिए कैसे जोड़े हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 3 प्रतिरोधों को लिया है। एक है आपका ए बी, दूसरा है बच्चा बी सी, और तीसरा है आपका सी डी, ठीक है ना। तो 3 प्रतिरोध हमने इस प्रकार से लिया है, ए बी, बी सी और सी डी। ए बी, बी सी और सी डी। अब अच्छा, इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम कैसा है? तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ध्यान रखिए, जोड़ने का क्रम एक बार में याद हो जाना चाहिए। ए बी सिरा है, ठीक है, ए और बी है, बी सी है, और क्या है? सी डी है। ध्यान दीजिए, पहला प्रतिरोध है हमारा ए बी,
और BC, दूसरा तीसरा क्या बच्चा CD। तो ध्यान दीजिए, जोड़ते समय किस बात का ध्यान रखना है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, उसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध यानी तीसरा, चौथा, पांचवा और कितना भी हो सकता है, तो ध्यान देंगे तो दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और इनका संबंध ले जाकर के एक बैटरी और अथवा सेल से कर देते हैं। बैटरी या क्या बच्चा, सेल, तो हम इसका नाम देते हैं बैटरी। एक बैटरी से हम इसका संबंध कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब जैसे ही जो है बैटरी को हम ऑन कर देते हैं, बैटरी जब धारा देने शुरू कर देती है तो धन से ऋण प्लेट की तरफ जाने लगता है धारा। तो इसमें जो है धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए क्या होता है, समान होता है, लेकिन ये प्रतिरोध पहला के लिए हम मानेंगे R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है बच्चा R3। तो ध्यान देंगे, 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोधों को हम अब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। अब श्रेणी क्रम में अगर जुट गया है तो कैसे जुटा है आपको कंफर्म हो गया, बैटरी के सिरे से हमने जोड़ते ही इसमें धारा बहने लगी, धारा का मान क्या है, समान है। अब यहाँ पर विचार करेंगे, अच्छा पहला और ये AB है ना, पहला सिरा और दूसरा सिरा, इनका विभवांतर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ये विभवांतर V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा V3। तो इस तरीके से प्रतिरोधों के, क्योंकि धारा हमने दिया, धारा के अनुसार प्रतिरोध है, प्रतिरोध अपना जो है जिसका R1 है उसका विभवांतर सिरों का क्या होगा, V1, दूसरा हो जाएगा V2 और तीसरा हो जाएगा V3। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़े, लेकिन अब हम इसके लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र वो कैसा होगा, किस तरीके से आएगा। तो आइए अब ध्यान देते हैं बच्चा, हम पीछे आपको पढ़ा करके आए हैं, हम लिखवा नहीं रहे हैं, जो मैं बोला हूँ उसको बस ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से इसको जोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ओम के नियम से अब इसको हम लेकर के चल रहे हैं। ओम का क्या नियम था, याद है आपको, नहीं? तो ध्यान से सुनिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ओम के नियम से अगर लेकर के चले तो उसमें सिरों पर लगा हुआ विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I एक दूसरे के क्या होती है, समानुपाती होती है। और इसी समानुपाती को जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक देते हैं, यही नियतांक क्या है, आपका R है, और इसे हम ऐसे जानते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। यही चालक तार का क्या बच्चा, प्रतिरोध है। तो अब भी बराबर क्या है, R इंटू I। तो अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करें तो R1 है, इसका विभवांतर क्या है, V1 है, और इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। उस हिसाब से अगर हम लेते हैं बच्चा तो हमें तब पहला स्थिति में अगर देखें AB के लिए, BC के लिए और CD के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो AB के लिए, तो अगर यह V1 बराबर अगर हम लें तो क्या होगा, तो ध्यान रखें वो होगा R1 और क्या लिखेंगे I, क्योंकि धारा एक ही है, तो इसके लिए V1 हो गया। दूसरा V2 लो तो बच्चा क्या होगा, तो उसी तरीके से R2 इंटू I हो जाएगा। और तीसरा अगर हम लेते हैं V3 बराबर, तो R और 3 और ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अच्छा, अगर बैटरी जो है पूरा विभवांतर अपना मिला करके V दे रही है और यही V जो है 3 प्रतिरोधों के लिए बटा हुआ है, तो जरा विचार करके देखिए कि यह V कितने के बराबर होगा, तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो चूँकि कुल विभव हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि V1, V2 और V3 बैटरी के द्वारा दिया गया V के बराबर है, तो यह V किसके बराबर होगा, तो कुल विभव यदि V है तो ठीक है, तो V किसके बराबर होगा बच्चा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। अब हम ऊपर वाला जो मान है V1, V2, V3 उसको उठा कर के रखेंगे। तो अगर V बराबर हम इस प्रकार से रखें तो कैसा रखना पड़ेगा, तो ये होगा आपका R1 V1 के लिए R1I प्लस R2I, ठीक है, प्लस R3I, ऐसा हो जाएगा। और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 हमने कुल कैसे किस प्रकार से प्राप्त किया, ये आपके सामने मैंने रखा और इसे समीकरण नंबर 1 बना दिया। जब आपका समीकरण नंबर 1 क्लियर हो गया तो अब हम इस बात को चर्चा करने जा रहे हैं कि इन
तीनों प्रतिरोध जो ए बी बी सी और सी डी है बच्चा, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक हम ऐसा प्रतिरोध लें कि उसमें धारा आई बहवाने पर उनके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर का मान भी हो जाए, उसको कहते हैं बच्चा तुल्य प्रतिरोध। उसका नाम क्या है? इस तीनों प्रतिरोध, यानी हमारा पहला क्या बच्चा, माना कि 3 प्रतिरोध लिए थे, जिसका प्रतिरोध क्या था R1, दूसरा क्या था R2, तीसरा था R3। तो तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक हम ऐसा प्रतिरोध लें जो तीनों का काम कर जाए, 3 जोड़ करके दे रहे हैं ना काम, वो अकेले कर जाए, तो उसे हम कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। और उस तुल्य प्रतिरोध को मैं बता देना चाहता हूं कि यह तुल्य जो प्रतिरोध है बच्चा वो कैसा होगा। तो तुल्य प्रतिरोध जिसको मैं क्या कहूँगा R, तो तुल्य प्रतिरोध को हम जो है एक नाम देते हैं, इसके कहते हैं बच्चा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमको याद रखना होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस। तो अच्छा, इसको हम तुल्य प्रतिरोध यानी तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा हम प्रतिरोध रखें जिसका पूरा मान क्या हो, R हो, और इनके सिरों पर लगा हुआ विभवांतर वो क्या हो, V हो, और उसमें बहने वाली धारा I है। तो उस स्थिति में ओम के नियम से अगर हम प्रयोग करें तो कैसा होगा, तो वही मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लें जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों का विभवांतर भी हो। तो अच्छा, ये हमने आपको दिखा दिया कि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लें जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर, ऐसा प्रतिरोध R लें, ठीक है ना, जैसा ऐसा प्रतिरोध R लें जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों के बीच, यानी सिरों कौन सा बच्चा, A और D के बीच का जो सिरा है उस सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाए, V हो जाए, तो क्या होगा। तो मैं ऊपर से मिटा करके आपको दिखा रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है और आपको बिल्कुल समझ में भी आता होगा। इस पर सवाल बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन के लिए हो या यूपी बोर्ड फाइनल के लिए, 12वीं क्लास के लिए हो, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसान, बहुत नंबर देने वाला आपका टॉपिक चल रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, हम पढ़ के आएंगे तो क्या होगा, V इंटू R इंटू क्या होगा I, यानी तीनों प्रतिरोध के स्थान पर एक हम ऐसा प्रतिरोध लेने जा रहे हैं जिसको तुल्य प्रतिरोध कहेंगे, जिसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे बच्चा। अगर वैसा हम R ले लेते हैं और उसमें बहने वाली धारा क्या है, R है, और उनके सिरों पर लगा हुआ विभवांतर V है, तो इसे हमने दे दिया V बराबर ओम के नियम से। तो ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से हम तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, तो समीकरण नंबर 1 में पुनः लिख देता हूँ। वो क्या था बच्चा, वो था आपका R1, ठीक है, I प्लस R2 I प्लस क्या था, R3 I, ठीक है, R3 I था। तो यह समीकरण नंबर क्या था, 1 था। तो समीकरण 1 में अगर 2 का मान भरे तो भी के स्थान पर R इंटू हम क्या रख सकते हैं, I रख सकते हैं। तो विचार करके देखिए कि जब हम रखेंगे तो क्या होगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा एक लाइन कि समीकरण 1 तथा किससे बच्चा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर हम समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे तो इस भी के स्थान पर R इंटू I रख सकते हैं। तो R इंटू I बराबर हमें लिखना होगा R1 I प्लस R2 I प्लस R3 I, ठीक है। अब अच्छा, इसमें से I
इधर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि आई दोनों पक्षों में है। तो इस प्रकार से या करके हम दिखा रहे हैं। तो R बराबर क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया जिसको हम जानना चाहते थे। और यह क्रम कैसा था, श्रेणी क्रम था। इन सीरीज में जो है इन प्रतिरोधों को जोड़ा गया था, तो ये श्रेणी क्रम है। और यह श्रेणी क्रम के अंतर्गत ये मान लेते हैं बच्चा समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। और प्रतिरोध का मात्रक आप पहले से जानते हैं क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना। इसका प्रतीक ऐसे बना देते हैं। अच्छा, तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रतिरोध हो गया। अब ये क्या हमको बता रहा है, कितना प्रतिरोध हम जोड़े हैं, 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, जो ए बी, बी सी और क्या था सी, हाँ बी सी और क्या था सी डी था। तो 3 प्रतिरोध जोड़े हैं जिनका प्रतिरोध क्रमशः क्या था, R1 R2 और R3 था। और ये आपका क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, एक लाइन की परिभाषा जानेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के, यानी उसमें जुड़े हुए जितने प्रतिरोध होंगे सभी प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से हमको ध्यान देना होता है। तो अच्छा, अगर श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ दें तो उस कंडीशन में हमको क्या पता चल रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाने से धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है अगर प्रतिरोधों को, तो हमको ये चाहिए था कि तब परिपथ में हमको धारा कम चाहिए। अगर हमें परिपथ में धारा के मान को कमी करनी है, कम चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमें उसे श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए। तो पहला आपका बच्चा क्लियर हो गया, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का संयोग। तो ये हमारा ये पता चल गया। अब मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूँ और वो होगा आपका समांतर क्रम, इन पैरेलल। तो आइए देखते हैं आगे के लिए। हम लोगों ने जान लिया श्रेणी क्रम, अब हम देखते हैं दूसरा समांतर क्रम, इन पैरेलल। इसमें क्या होता है बच्चा, देखो यहाँ पर भी हमने जो है ना 3 प्रतिरोध लिया है और किस प्रकार से जोड़ा है, ये इसकी खासियत है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रतिरोध जिनका क्रमशः मान दिया है R1 R2 R3। और देखो बेटा इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि सभी प्रतिरोधों के यानी R1 R2 और R3 तीनों प्रतिरोधों के तीनों सिरों को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया गया है, किसी एक बिंदु से जोड़ दिया गया बेटा, ठीक है ना। और इस तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर सेल के द्वारा इसे धारा दी जा रही है। और धारा जब दी जा रही है तो वह धारा क्या है, I है। अब यहाँ A और B पर जो विभव होगा, V का मान क्या होगा, समान होगा। ये हमको अब याद रखना है। तो इसका A और B पर विभव कैसा होगा, अब ये समान होगा, ठीक है। धारा प्रतिरोधों के कारण इसमें अलग अलग जो प्रतिरोध है उसके कारण धारा 3 मार्ग बन रहे हैं और तीनों जा करके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो बेटा माना कि R1 में धारा बहने वाली क्या है, I1 है, ठीक है। और दूसरे में क्या है, I2 है। और तीसरे में क्या है, I3 है। तो तीसरा प्रतिरोध यानी प्रतिरोध R1 के लिए धारा I1, प्रतिरोध R2 के लिए धारा बहने वाली क्या I2 है, और प्रतिरोध R3 के लिए बहने वाली धारा क्या है, I3 है। लेकिन ये तीनों धारा फिर जा कर के I1, I2 और I3 तीनों जा कर के इस बिंदु पर क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और मिल करके पुनः एक मुख्य धारा बन करके, क्योंकि सेल ने जो है I धारा दिया था और पुनः यह 3 मार्गों में बट गया था, लेकिन फिर यहाँ पर मार्ग इनका एक हो गया और ये तीनों धारा मिल करके पुनः जो है एक I धारा के साथ ही जो है वापस इधर ऋण प्लेट की तरफ आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए। अब तो जोड़ने का क्रम कैसा हो गया, बस इसी से सीखना है कि इसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु से और प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो और इसका इन दोनों सिरों को उठा करके हम पुनः क्या करते हैं, किसी सेल से जोड़ देते हैं। तो सेल द्वारा दी गई अब धारा क्या है, I है। धारा I क्या होता है, जैसे ही जो है प्रतिरोध अलग अलग होते हैं तो धारा जब पहुंचती है तो धारा यहाँ से 3 मार्गों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जोड़ने का क्रम क्या हो गया कि सारे प्रतिरोध किसी एक बिंदु से पहले सिरे का फिर दूसरा का एक बिंदु से कर देते हैं। इसमें सेल द्वारा क्या करते हैं, धारा देते हैं। धारा क्या I है, 3 मार्ग में बट गया, फिर मुख्य मार्ग से जो है यह धारा I होकर के वापस क्या हो रहा है, लौट रहा है। तो विचार करें अब इसमें क्या है,
तो बिंदु ए तथा बी के सिरों पर विभव का मान भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये विभव भी का मान क्या है, समान है। तो फिर ओम के नियम से हम जानेंगे एक एक करके। तो ओम का नियम फिर पुनः याद रखें, ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें तो चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी वही बच्चा क्या है, भी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, आई, और फिर अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो फिर क्या रखते हैं, वहाँ पर एक नियतांक रहते हैं, तो भी इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू आई। तो आई बराबर क्या होगा, तो भी बटा में आर होगा। तो इसी पर हम लेकर के चलेंगे। तो अगर पहला हम लेते हैं प्रतिरोध R1 के लिए, तो मुझे धारा क्या लिखना होगा, उसी प्रकार से I1 बराबर, फिगर में देखो बेटा लेके चलो, इसी के सूत्र का फॉलो करो। तो विभवांतर भी क्या है, समान है, प्रतिरोध क्या है, अलग है। तो ये पहला हो गया। पहले के लिए दूसरे के लिए लो तो बेटा I2 बराबर क्या होगा, उसी तरीके से विभवांतर समान है, धारा क्या है, धारा क्या रहे, प्रतिरोध क्या है, R2 है। और उसी तरीके से अगर हम I3 बराबर लें तो V बटा में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि जो मुख्य धारा है I, वही मुख्य धारा फिर प्राप्त हो जा रही है बिंदु B से। तो पुनः अगर हम कुल धारा की बात करें तो कुल धारा I है, तो लेते हैं ना इसको, I बराबर क्या होगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ठीक है, अब इसमें हम मान भरेंगे उठा करके ऊपर वाला, तो या करके दिखाएंगे। I बराबर क्या होगा, I1 की जगह पर मैं क्या लिखूं, V बटा में R1 प्लस V बटा में क्या होगा, R2 प्लस V बटा में क्या होगा, R3। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो बच्चा समीकरण नंबर 1 कैसे प्राप्त हुआ है, तो फिगर से आप जो है कंफर्म करके लिखे हैं। ये आपका क्या है, ओम का नियम है। क्या बेटा, ओम का नियम, ओम्स लॉ के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ करके आए थे ना। ठीक है, तो ये ओम के नियम से हम लोगों ने इसको जाना है, ओम्स लॉ है बेटा, ये क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार हम लोगों ने इसको जाना है, तो ये हमको पता चल गया। तो अब जो है हमने पूरा धारा जब प्राप्त कर लिया है तो इसका मान लेकर के आए हैं, तो ये बना है आपका समीकरण नंबर 1। लेकिन अब हम इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, यानी कौन कौन, तो प्रतिरोध R1, R2 और R3 के स्थान पर कोई एक हम ऐसा प्रतिरोध लें जिसके सिरों पर लगा हुआ विभवांतर भी ही रहे और उसमें अगर I धारा प्रवाहित करें तो उतना ही विभव बना रहे। यानी इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, मैं मिटा रहा हूँ बेटा ऊपर से, अब ध्यान रखिएगा। तो समीकरण नंबर 1 का हम फिर तुलना करेंगे और किस प्रकार से कैसे करेंगे। तो यदि या तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लें, ऐसा प्रतिरोध लें जिसे क्या कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। इसका नाम क्या बेटा, तुल्य प्रतिरोध लें, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, तुल्य प्रतिरोध, इसको हम ऐसे इसमें डाल देते हैं, इसको कहते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अच्छा, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक हम ऐसा प्रतिरोध लें कि I धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों पर विभवांतर का मान क्या हो, V वोल्ट हो, तब क्या होगा। तो तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लें जिसमें I धारा प्रवाहित करने पर सिरों के बीच विभवांतर
भी हो तो क्या लिखना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला में आ जाते हैं। तो कैसा लिखे बेटा, भी बराबर आर इंटू आई। तो आई बराबर क्या होगा, भी बटा में आर, और इसी को हम कहेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 कहाँ से मिला है, तो इन R1, R2 और R3 प्रतिरोध के स्थान पर हमने एक ऐसा प्रतिरोध लिया है कि उस को सेल द्वारा I धारा देने पर उनके सिरों के बीच लगा हुआ विभवांतर का मान क्या है, V है। तो ऐसे प्रतिरोध को हम कहते हैं बच्चा तुल्य प्रतिरोध, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसमें ये कहा गया है कि उसमें अगर I धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों का विभवांतर V हो तो समीकरण नंबर आपको 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 2 और 1 से हम तुलना करने जा रहे हैं बच्चा। इस I के जगह पर हम V बटा R लिख सकते हैं। तो पुनः हम लिख देते हैं यहीं पर समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा क्या बेटा, समीकरण 2 से तुलना कर देते हैं, यहीं पर हो जाएगा। तो इस I के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, अब V बटा में R। तो मैंने लिखा V बटा R इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाएगा V1 बटा में R1 प्लस V2 बटा में R2 प्लस V बटा में क्या होगा R3। तो सब में भी क्या कॉमन इशू ले सकते, कटा सकते क्या, तो या करके मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। ये होगा 1 बटा में R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा क्या होगा R3। और ये समीकरण का नंबर हम दे देते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों को। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। मात्रक इसका लेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, ओम लिखेंगे या प्रतीक चिन्ह के अनुसार दिखा देंगे। तो इतना हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 3 को क्या लिखेंगे और कैसे इसको जानेंगे। तो ये तुल्य प्रतिरोध है ना, तुल्य प्रतिरोध का क्या है, व्युत्क्रम है ना। आई सभी अलग अलग प्रतिरोध के लिए क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, बीच में क्या है प्लस है। तो परिभाषा बनकर के निकला अब कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। फिर सुनिए, एक बार याद हो जाना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उसके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो है आपने जान लिया। तो अच्छा, आज हम लोगों ने सीख लिया कि हमारा क्या था, प्रतिरोधों का संयोग कौन कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम और तीसरा होता है मिश्रित क्रम। तो उसको भी हम बताएंगे। तो आज अभी जो है इतना देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में जो है आप पुनः उसको भी सर्च करके देख लीजिएगा, लिंक आपका बना रहता है। और किसी भी तरह का फिजिक्स के अंदर आपको दिक्कत होता है इंटरमीडिएट से, चाहे आपका न्यूमेरिकल हो, थ्योरेटिकल हो या जो कुछ चित्र के अनुसार बनता है प्रैक्टिकल हो, तो आप कभी भी मुझे कॉल करके किसी एनी टाइम आप हमको जो है प्रयोग में ला सकते हैं और अपना जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर क्लियर कर सकते हैं बेटा। ओके, धन्यवाद, मन से पढ़ें।